नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिसकी शुरुआत करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट और खास एमसीक्यू के साथ में, तो शेयर जरूर करिएगा ताकि मैक्सिमम जो है लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन विच डिसऑर्डर। सवाल ने यहाँ पे क्या पूछा है आपको कि जुगुलर वेन जो डिस्टेंशन है वो मोस्ट प्रोमिनेंटली किस डिसऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, सेकंड ऑप्शन है हार्ट फेलियर, थर्ड ऑप्शन है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एमआई और फोर्थ ऑप्शन है न्यूमोथोरेक्स। फटाफट से अपना जवाब पुट करिएगा। क्या प्रोमिनेंट डिसऑर्डर जो मोस्ट प्रोमिनेंट डिसऑर्डर कौन सा है जुगुलर वेन डिस्टेंशन का। जुगुलर वेन डिस्टेंशन इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन विच डिसऑर्डर। वेरी गुड, काफी लोगों ने ठीक जवाब दिया है, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। इट्स बी, हार्ट फेलियर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन जो है वो हार्ट फेलियर का एक प्रोमिनेंट साइन है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन का रीजन होता है कि जब वीनस प्रेशर एलिवेटेड होता है ना, जब वीनस प्रेशर एलिवेटेड होता है, वीनस प्रेशर, तो उसकी वजह से जुगुलर वेन डिस्टेंशन होता है। और वीनस प्रेशर एलिवेट क्यों होता है? क्योंकि जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने में फेल है। जब हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा तो उसकी वजह से वीनस प्रेशर बढ़ेगा, और वीनस प्रेशर बढ़ेगा तो जुगुलर वेन का क्या होगा? डिस्टेंशन। तो जुगुलर वेन डिस्टेंशन जो है वो डायरेक्टली इंडिकेट करता है हार्ट फेलियर को, और स्पेशली राइट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर जो है उसको ज्यादातर इंडिकेट करता है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन जो है वो सिम्टम नहीं है एब्डोमिनल एन्यूरिज्म का, और ये सिम्टम नहीं है न्यूमोथोरेक्स का। हालांकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है उसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, और जब हार्ट फेलियर होगा तब जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा। लेकिन डायरेक्टली अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो उससे जुगुलर वेन डिस्टेंशन नहीं होता है। अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले मरीज को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन प्रोग्रेस करके हार्ट फेलियर की तरफ जाता है तो उसमें जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो सकता है, पर डायरेक्टली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कभी भी जुगुलर वेन डिस्टेंशन नहीं करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी, दैट इज हार्ट फेलियर। ए, सी और डी जो है वो खोटे जवाब है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन है, प्री ऑपरेटिव टीचिंग फॉर द पेशेंट अबाउट टू हैव सर्जरी शुड फोकस ऑन विच एरिया। अपन प्री ऑपरेटिव टीचिंग दे रहे हैं एक मरीज को जिसमें सर्जरी होनी है, कौन से एरिया के ऊपर फोकस करेंगे अपन, है ना। किसी मरीज को प्री ऑपरेटिव टीचिंग दे रहे हैं और मरीज की सर्जरी होनी है, कौन से एरिया पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे आप? पहला लिखा है डिसाइडिंग इफ द पेशेंट शुड हैव द सर्जरी, है ना। इस पे फोकस करें कि क्या मरीज ने सर्जरी करने का जो है वो डिसाइड किया है ना। ये डिसाइड करना है कि पेशेंट जो है उसकी सर्जरी है या नहीं है, पहला ये। दूसरा, गिविंग इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड हिज फैमिली, मरीज और उसके फैमिली को इमोशनल सपोर्ट देना। तीसरा, गिविंग माइन्यूट डिटेल ऑफ द सर्जरी टू द पेशेंट एंड हिज फैमिली, पेशेंट और उसकी फैमिली को हर छोटी से छोटी जानकारी देना सर्जरी के बारे में, माइन्यूट डिटेल। और लास्ट है प्रोवाइडिंग जनरल इंफॉर्मेशन टू रिड्यूस पेशेंट एंड फैमिली एंजाइटी, जनरल इंफॉर्मेशन देना पेशेंट और फैमिली की एंजाइटी को कम करने के लिए। चार ऑप्शन दिए हुए कि सवाल ने क्या पूछा है, प्री ऑपरेटिव टीचिंग दे रहे हो एक पेशेंट को सर्जरी के बारे में, तो कौन से एरिया के ऊपर आप क्या करोगे? फोकस करोगे। पहला है कि सबसे पहले ये डिसाइड करो कि पेशेंट की सर्जरी है या नहीं है, शुड हैव द सर्जरी, सर्जरी है या नहीं है। दूसरा, इमोशनल सपोर्ट देना पेशेंट और फैमिली को। तीसरा, छोटी से छोटी डिटेल के साथ में उसको एक्सप्लेन करना सर्जरी के बारे में। और लास्ट है कुछ जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने ए जवाब लिखा है जो खोटा है, ए जवाब खोटा है। देखिएगा, जब भी दो ऑपोजिट तरह के
ऑप्शन होते हैं तो जवाब उसी में से होता है। जैसे सी ऑप्शन कह रहा है छोटी से छोटी बात बताएंगे और डी ऑप्शन कह रहा है सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये दो ऑपोजिट चीजें हो गई, एक में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना, एक में सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन। तो डेफिनेटली बहुत छोटी से छोटी डिटेल के साथ में सर्जरी के बारे में बताना मरीज के और फैमिली को कोई खास जरूरी नहीं होता है। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना। हम प्रोवाइड करेंगे जनरल इंफॉर्मेशन सर्जरी के बारे में, है ना, कि क्या एक्सपेक्टेशन है बिफोर और आफ्टर सर्जरी, क्या क्या चीजें हो सकती है ना। इमोशनल सपोर्ट जो है उसी समय देना होता है ना, जब सर्जरी हो जाए या उस तरीके का कंसेप्ट है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि डी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। ये बिल्कुल भी मतलब कि सर्जरी कौन सी होनी है या सर्जरी है ये नहीं, ये डिसाइड हम नहीं करते हैं, बेसिकली ये सर्जन का काम होता है। तो वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर डिसाइड इफ द पेशेंट हैव सर्जरी और नॉट, है ना। और माइन्यूट डिटेल मैं पहले ही कह चुका हूं कि देने की जरूरत नहीं है ना। एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन जो है पेशेंट और फैमिली को एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। उसके हर इस एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन का जवाब जो है वो सर्जन दे सकता है। वी कांट रिप्लाई द माइन्यूट इंफॉर्मेशन। और इमोशनल सपोर्ट जो होता है वो इस समय देने की जरूरत नहीं है ना। सर्जरी जब हो जाती है तब बेसिकली इसकी जरूरत रहती है और ड्यूरिंग सर्जरी रहती है। तो इसलिए ए, बी और सी यहाँ पे खोटे जवाब है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वी हैव टू प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन टू रिड्यूस पेशेंट एंड फैमिली एंजाइटी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। आज के सेशन का थोड़ा इजी क्वेश्चन, 165 पाउंड, इसको 75 केजी भी लिख सकते हैं। एक मरीज है, पेशेंट है जिसको क्या हुआ है, पल्मोनरी एम्बोलस हुआ है। उस मरीज का वजन है 175 केजी। उसको ऑर्डर किया है 20 यूनिट पर केजी पर ओवर के हिसाब से हिपेरिन देना आईवी इन्फ्यूजन से। कितना यूनिट हिपेरिन आप मरीज को देंगे हर 1 घंटा ईच ओवर। मरीज का वजन है 75, हिपेरिन की डोज है 20 यूनिट पर केजी पर ओवर। तो कितना हिपेरिन देंगे आप हर घंटे, 1000 इंटरनेशनल यूनिट, 1200 यूनिट, 1500 और 1700। कितना हिपेरिन देंगे आप पेशेंट को। बहुत सिंपल है, डोज क्या है हिपेरिन का 20 यूनिट्स पर केजी पर ओवर। तो 20 यूनिट है ही, और पर केजी का मतलब है 75 किलो, और पर ओवर तो है ही। तो 75 को आप मल्टीप्लाई कर दो 20 से, 75 का 0 75 और 75 को 20 से करो तो 150, है ना। 2 से किया तो 150, तो 150 यूनिट पर ओवर। और सवाल ने हमें क्या पूछा है कि कितना रिसीव करेगा ईच ओवर। तो हर घंटे रिसीव करेगा 1500 यूनिट। तो करेक्ट आंसर, वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। 1500 यूनिट हर घंटे इस मरीज को देना है जिसका वजन 75 किलोग्राम है और 20 यूनिट पर केजी पर ओवर के हिसाब से उसको ऑर्डर्ड है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी जो है वो खोटे जवाब है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट a patient complained that he sees a green halo around light. Upon reviewing the patient's medication list, the nurse determines that this is most likely caused by a high level of which medication. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फार्मेकोलॉजी से क्वेश्चन है। सवाल ने क्या पूछा है, कंप्लेन कर रहा है मरीज, मरीज की कंप्लेन सुनिएगा। उसको दिख रहा है ग्रीन हेलो अराउंड द लाइट, है ना, उसको लाइट के पास में ग्रीन ग्रीन ऐसा दिख रहा है। जब आप रिव्यू कर रहे हो मरीज की मेडिकेशन लिस्ट को, तो वहां पे आप डिटरमाइन करोगे कि कौन सी दवाई के हाई लेवल के कारण ऐसा हो सकता है। ऑप्शन है डिजॉक्सिन, फुरोसेमाइड, मेटोप्रोलोल, एनालाप्रिल। फटाफट से जवाब लिखिएगा। क्या बात है, क्या बात है, कमेंट बॉक्स को आपने राफेल बना दिया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को लेके आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। यही कॉन्फिडेंट बिल्डअप करने का हमारा बेसिक मकसद है और इसीलिए हम रोज यहाँ पे ये एमसीक्यू सेशन डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ए, डिजॉक्सिन। मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन दवाई जो है ये एक आइनोट्रोप्स है, ये एक पॉजिटिव आइनोट्रोप है। और ये दवाई जो है इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो रहता है वो जीआई सिस्टम के साइड इफेक्ट आते हैं, एनोरेक्सिया, नोजिया और वोमिटिंग। ये जीआई सिस्टम के साइड इफेक्ट आते हैं इस दवाई के कारण। इसके अलावा डिजॉक्सिन मेडिकेशन जो होती है उसकी वजह से मरीज को ग्रीन हेलो अराउंड द लाइट देखने को मिलता है। जब भी दवाई की टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में, डिजॉक्सिन ड्रग जब दी जाती है ये बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट करती है और इसकी टॉक्सिसिटी से ग्रीन हेलो अराउंड द लाइट भी देखने को मिलता है। डिजॉक्सिन मेडिकेशन जो है वो एक आइनोट्रोपिक एजेंट है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट है। और इसका आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है ये कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाता है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है और एक अच्छी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी करने वाली ड्रग है। हार्ट फेलियर के अंदर काम में ली जाती है। डिजॉक्सिन और डायबिटिक दोनों ही हार्ट फेलियर की ड्रग है
और हार्ट फेलियर वाले मरीजों में डिजोक्सिन दे के हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी को बढ़ा के कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करवाया जाता है। डिजोक्सिन मेडिकेशन जब दी जाती है, हार्ट जब बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन करता है, बहुत अच्छे से कार्डियक आउटपुट वहाँ पे मेंटेन होता है, तो मरीज में हार्ट फेलियर के सिम्टम जो है वो रिवर्ट होते हैं। जब डिजोक्सिन ड्रग दी जाती है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगी, तो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है कि इससे ब्रेडिकार्डिया और दूसरा हाइपोकैलेमिया होता है। तो ये मेडिकेशन जब देते हैं तो हर मरीज में पहले हार्ट रेट चेक करते हैं और इसके अलावा उसमें पोटेशियम का लेवल चेक करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मेजर डिस्टर्ब इलेक्ट्रोलाइट होता है इस दवाई के साथ में पोटेशियम, तो उसका लेवल चेक करते रहना होता है। ये दवाई हाइपोकैलेमिया करती है, तो इस दवाई के साथ में पोटेशियम सप्लीमेंटेशन भी दिया जाता है। इस दवाई का थेराप्यूटिक इफेक्ट और इस दवाई का जो सेफ्टी है उसके बीच में जो गैप है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ड्रग की टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी होती है। तो टॉक्सिसिटी का ध्यान रखना होता है जब भी किसी मरीज को आप डिजोक्सिन दे रहे हैं। डिजोक्सिन दवाई के अलावा दूसरी यहाँ पे लिखी हुई है फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड दवाई जो होती है वो एक डायूरेटिक ड्रग है। कौन सी दवाई है? डायूरेटिक है, और ये लूप डायूरेटिक है। डायूरेटिक की कैटेगरी में ये आती है लूप डायूरेटिक। लूप ऑफ हेनले पे काम करती है फ्रूसेमाइड। लेसिक्स के नाम से बहुत फेमस मेडिकेशन अवेलेबल होती है इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर और टेबलेट फॉर्म के अंदर। फ्रूसेमाइड दवाई भी हाइपोकैलेमिया करती है, लेकिन ये दवाई ग्रीन हेलो अराउंड द लाइट नहीं करती है। पोटेशियम इसके कारण भी बॉडी में कम होता है। इस दवाई का दूसरा साइड इफेक्ट होता है कि ये दवाई जो होती है वो यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है, तो मरीज को डिहाइड्रेशन होने की संभावना है। तीसरा, इस दवाई की वजह से मरीज जो है उसको ईयर टॉक्सिसिटी होती है, उसको टिनाइटस देखने को मिलता है। रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर जो है उसको टिनाइटस कहते हैं, और फ्रूसेमाइड टिनाइटस करता है। इसके अलावा एक दवाई है मेटोप्रोलोल, जो कि एक बीटा ब्लॉकर है। मेटोप्रोलोल जो है वो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सप्रेस करती है। एमआई के मरीज में काम में ली जाती है बीटा ब्लॉकर। इसके अलावा हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है। टेकिकार्डिया वाले मरीजों में दिया जाता है। थायराइड जो पेशेंट होते हैं उनमें टेकिकार्डिक रहती है, वहां भी काम में ली जाती है। तो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सप्रेस करती है और उसके फंक्शन को शट डाउन करती है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर दवाई जो होती है वो अस्थमा के मरीजों में और डायबिटीज पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। अस्थमा के मरीज में अगर आप बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन देते हो तो अस्थमा जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, एग्जासर्बेट हो जाता है और मरीज में सिम्टम आ जाते हैं। तो क्योंकि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और अस्थमा ब्रोंको स्पाज्म वाली बीमारी ही है। और दूसरा, डायबिटीज में ये बीमारी जो है हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम को हाइड कर देती है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट में भी ये दवाई हम अवॉइड करते हैं, मेटोप्रोलोल बीटा ब्लॉकर। और लास्ट दवाई है यहाँ पे एनालाप्रिल। जिस भी दवाई के पीछे प्रिल लगता है, ये दवाई जो है जितनी भी मेडिकेशन है ये सारी की सारी एस इनिबिटर कैटेगरी की ड्रग है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, एस इनिबिटर इनको कहते हैं। एस इनिबिटर दवाई जो होती है वो काम में ली जाती है जब भी ब्लड प्रेशर मरीज का ज्यादा होता है। हाइपरटेंशन के एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में काम में ली जाती है। हाइपरटेंशन के इलाज में काम में लेते हैं एस इनिबिटर दवाई। और इस दवाई का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है कि इस दवाई से ड्राई कॉफ देखने को मिलता है मरीज में। एस इनिबिटर दवाई जो होती है वो मरीज में क्या करती है? ड्राई कॉफ करने का काम करती है। तो डिजोक्सिन, फ्रूसेमाइड, मेटोप्रोलोल और एनालाप्रिल, ये चार दवाई में बी, सी और डी खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्रीन हेलो अराउंड द लाइट देखने को मिलता है डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी होने पे। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। नेक्स्ट आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन टीचिंग ए पेशेंट अबाउट गाउट। गाउट के बारे में आप मरीज को टीच कर रहे हो, कौन सी इंफॉर्मेशन आप अपनी टीचिंग में इंक्लूड करेंगे? पहला है गुड फूड केयर विल रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन। सेकंड है द पेशेंट शुड बी ऑन ए हाई प्यूरिन डाइट। थर्ड है यूरिक एसिड प्रोडक्शन इन द किडनी अफेक्ट जॉइंट। लास्ट है यूरिक एसिड क्रिस्टल कोज इंफ्लामेटरी डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट। विच इज द करेक्ट वन? फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। यूरिक एसिड की बीमारी है गाउट, और गाउट की इंफॉर्मेशन मरीज को टीच कर रहे हैं, तो क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे आप अपने सेशन के अंदर? देखिएगा, सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। किडनी कभी भी यूरिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं करती है। किडनी यूरिक एसिड को बॉडी से क्या करती है? एक्सक्रीट आउट करती है। तो ये तो खोटा जवाब हो गया, सी तो बन ही नहीं सकता। और मरीज जो है उसको हाई प्यूरिन डाइट नहीं देनी है। जो भी गाउट का मरीज होता है उसको लो प्यूरिन डाइट पे रखना होता है। तो हाई पे रखेंगे तो और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्यूरिन जो होता है उसका वेस्ट प्रोडक्ट ही यूरिक एसिड होता है और उसका लेवल बढ़ता है तभी गाउट होता है। हाइपर यूरिसीमिया देखने को मिलता है गाउट में। यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होगा, और वो ज्यादा कब होगा? जब आप डाइट में प्यूरिन ज्यादा लेंगे। तो आपको ज्यादा नहीं लेना है, आपको प्यूरिन लो लेना है। तो बी खोटा हो गया। और गाउट वाला जो मरीज होता है उसमें
जो फुट के कॉम्प्लिकेशन है वो होते ही नहीं है, तो ज्यादा फुट केयर की जरूरत नहीं होती है। डायबिटिक पेशेंट के अंदर फुट कॉम्प्लिकेशन होता है, गाउट वाले मरीज में नहीं होते। तो ए, बी और सी यहाँ पे खोटे जवाब है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो यूरिक एसिड है वो उसकी क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, टॉफी बनती है उसमें, और वो जो यूरिक एसिड का क्रिस्टल बना है वो जाके जो है स्मॉल जॉइंट के अंदर कलेक्ट होता है, स्पेशली ग्रेट टो का जो जॉइंट होता है, ग्रेट टो, उस जॉइंट के अंदर जाके डिपॉजिट होता है, और उसकी वजह से वहां पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेड स्वेलन जॉइंट और पेनफुल टेंडर जॉइंट देखने को मिलता है गाउट के अंदर, और इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है स्मॉल जॉइंट का, स्पेशली इन ग्रेड 2। तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाइपर यूरिसीमिया वाली बीमारी है गाउट। प्यूरिन का बाई प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड, उसका लेवल ज्यादा होना गाउट बीमारी करता है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन है टू रिड्यूस अकरेंस ऑफ डंपिंग सिंड्रोम, टू रिड्यूस अकरेंस ऑफ डंपिंग सिंड्रोम द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। डंपिंग सिंड्रोम ना हो इसके लिए आप मरीज को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे। सवाल ने पूछा है डंपिंग सिंड्रोम को, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आप मरीज को क्या इंस्ट्रक्शन देंगे। फर्स्ट है सिप फ्लूइड विद मील्स, घूंट भर पानी पिए खाने के साथ में। दूसरा ईट 3 मील्स डेली, 3 मील डेली तुम्हें लेने हैं। तीसरा है रेस्ट आफ्टर मील फॉर 30 मिनट, खाना खाने के बाद में 30 मिनट तक रेस्ट करना है। और लास्ट है फॉलो ए हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट और लो प्रोटीन डाइट। खाना खाने के बाद में हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, सॉरी, जो खाने के अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट और लो प्रोटीन डाइट आपको लेना है। कौन सा इंस्ट्रक्शन आप देंगे जो मरीज डंपिंग सिंड्रोम से सफर कर रहा है, क्या आप मरीज को टीच करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है, जिस भी मरीज की स्टोमक की सर्जरी होती है, स्टोमक गैस्ट्रिक रिसेक्शन करते हैं, आपने आधा स्टोमक जो है वो वहां पे कट करके हटा दिया है ना, किसी मरीज का आपने गैस्ट्रिक रिसेक्शन किया और आपने वहां पे आधा स्टोमक जो है वो कट करके हटा दिया। जब आप मरीज का गैस्ट्रिक रिसेक्शन करते हैं, स्टोमक को कट करके हटा देते हैं, और बचा हुआ जो पार्ट है स्टोमक का, है ना, जो बचा हुआ पार्ट है स्टोमक का, उसको एंड टू एंड एनास्टमोसिस जब आप कर देते हैं, तो वह क्या, स्टोमक का साइज कम हो गया। अब आप जो भी मरीज को खाना खिलाएंगे, जो भी मरीज को खाना खिलाएंगे, स्टोमक जो है उसमें से खाना जल्दी किस में चला जाता है, ड्यूडिनम में। इसको बोलते हैं रैपिड गैस्ट्रिक एंट्रिंग, रैपिड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। मतलब स्टोमक जो है वो आपका क्या हो जाता है, जल्दी खाली हो जाता है। अब स्टोमक के कंटेंट जो है वो जल्दी किस में चले जाते हैं, ड्यूडिनम में और इंटेस्टाइन में। तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। मतलब उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उसमें सॉलिड मटेरियल ज्यादा होता है। जब सॉलिड मटेरियल ज्यादा होगा तो ये क्या करता है, अपने डाइजेशन के लिए ब्लड में से वाटर को पुल करता है, वॉल्यूम को पुल करता है, ब्लड में से पानी को खींचता है। जब ब्लड में से पानी सारा इंटेस्टाइन की तरफ आ जाएगा तो ब्लड में वॉल्यूम कम हो जाएगा, बॉडी में कंडीशन हो जाएगी हाइपोवॉल्यूमिया, और हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से मरीज को हाइपोटेंशन के साथ में टेकिकार्डिया और स्वेटिंग और रेस्टलेसनेस और ये सारे सिम्टम आने लग जाते हैं। ये होता है डंपिंग सिंड्रोम। अब इसको अगर प्रिवेंट करना है आपको, तो आप क्या करेंगे कि मरीज का गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है उसको स्लो करेंगे। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करने के लिए मरीज को खाना खाते ही तुरंत लेटा देंगे। बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। मरीज को खाना खाते ही तुरंत क्या कर देंगे, लेटा देंगे। मरीज को फ्रीक्वेंट मील कराएंगे, जैसे यहाँ लिखा है ईट 3 मील डेली, तो 3 मील से काम नहीं चलेगा, दिन में 6 बार 7 बार खाए, थोड़ा थोड़ा खाए, बार बार खाए। जितना कम खाएगा उतना कम यहाँ पे सॉलिड मटेरियल रहेगा, तो उतनी कम जो है वहाँ पे जो है हाइपोवोलेमिक कंडीशन डेवलप होगी, उतना कम पुलिंग होएगा फ्लूइड का। तो यहाँ पे मरीज को फ्रीक्वेंट मील देते हैं, 3 से भी कई ज्यादा बार मील देना होता है। सिप फ्लूइड विद मील, तो खाने के साथ में घूंट घूंट पानी, ऐसा यहाँ पे बोला गया, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जो मरीज हम कह रहे हैं कि जो डंपिंग सिंड्रोम का पेशेंट रहता है वो फ्लूइड ड्रिंक करें खाने के बीच में ओनली, है ना, खाने के साथ में नहीं, खाने के बीच में, है ना, बिटवीन मील वो थोड़ा ले सकता है, लेकिन विद मील नहीं लेना है उसको। तो सिप फ्लूइड विद मील यहाँ पे खोटा जवाब है, ये उसको नहीं करना होता है, क्योंकि जितना फूड मटेरियल जो है वो कम एम्प्टी, मतलब आपको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो करनी है, तो अगर आपने पानी खाने के साथ में लिया तो एम्प्टिंग जल्दी होगी, तो आपको साथ में नहीं लेना है। और लास्ट ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है हाई कार्बोहाइड्रेट, लो फैट और लो प्रोटीन डाइट लिखा हुआ है। तो जो भी मरीज डंपिंग सिंड्रोम का रहता है उसमें कार्बोहाइड्रेट लो देनी है, हाई नहीं देनी है। कार्बोहाइड्रेट तो आपको क्या देना है, लो देना है, लो कार्बोहाइड्रेट देते हैं। प्रोटीन जो है आपको ज्यादा देनी है, हाई प्रोटीन देनी है, और फैट आपको मॉडरेट टाइप की देनी है, लो नहीं देनी है। तो
तो इसकी डाइट क्या रहती है? लो कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट फैट और हाई प्रोटीन डाइट। तो लो कार्बोहाइड्रेट देना है, हाई प्रोटीन देना है और मॉडरेट टाइप का फैट देना है। हाई कार्बोहाइड्रेट कभी भी नहीं देना है। लो फैट और लो प्रोटीन खोटे जवाब है। इसलिए ए, बी और डी तीनों ही डंपिंग सिंड्रोम के बारे में कही हुई बातें गलत है, खोटी है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, कि रेस्ट करे मरीज मील के तुरंत बाद में 30 मिनट तक, जिससे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग क्या होगी? स्लो। तो सिम्टम जो है वो डंपिंग सिंड्रोम के कंट्रोल किए जा सकते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, What nursing action takes priority when caring for a patient hospitalized for acute cholecystitis? मरीज को बीमारी कौन सी है? acute cholecystitis है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है मरीज, कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा acute cholecystitis वाली कंडीशन के अंदर? प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फर्स्ट है, एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेंगे, असेस करेंगे मरीज को कॉम्प्लिकेशन के लिए, प्रिपेयर करेंगे मरीज को लिथोट्रोप्सी के लिए, प्रिपेयर करेंगे मरीज को सर्जरी के लिए। चार ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं। मरीज को एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा? कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा? देखिएगा, वैसे भी अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है तो हमेशा किसी भी सवाल का जवाब, हमेशा कोई भी डिजीज आपको दी तो पहला तरीका हमेशा असेसमेंट ही होता है, और एकमात्र ऑप्शन बी है जिसमें लिखा हुआ है असेसमेंट। करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने ठीक से पहचाना, बी करेक्ट है। असेस द पेशेंट फॉर कॉम्प्लिकेशन, सबसे पहले मरीज को क्या असेस करो? कॉम्प्लिकेशन के लिए असेस करो, है ना। पेशेंट जो है उसको असेस करो कॉम्प्लिकेशन के लिए। परफोरेशन, फीवर, एप्सिस, फिस्टुला, सेप्सिस, ऐसे कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं इस बीमारी के। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन के लिए मरीज को क्या करो? असेस करो। और असेस करने के बाद में अगर वहां पे मरीज में इंफेक्शन है तो इंफेक्शन को रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे। तो पहला काम है असेसमेंट करना, फिर दूसरा काम है हमारा क्या देना? एंटीबायोटिक देना, इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए। सर्जरी जो है वो परफॉर्म करते हैं जब एक्यूट इंफेक्शन ठीक हो जाता है ना। कोलिसिस्टाइटिस है तो जो इंफेक्शन है उसको पहले ट्रीट करेंगे, फिर सर्जरी के बारे में सोचेंगे। इसलिए सर्जरी जो है वो कभी भी प्रायोरिटी नहीं है, इंफेक्शन को ट्रीट करने के बाद ही हम सर्जरी कर पाएंगे। और अगर सर्जरी इंफेक्शन ठीक नहीं हुआ तो सर्जरी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी, वी हैव टू असेस द पेशेंट फॉर कॉम्प्लिकेशन। ये पहला प्रायोरिटी एक्शन एट दैट प्रेजेंट मूवमेंट होगा। कोलिसिस्टाइटिस है तो सर्जरी प्रायोरिटी नहीं है, और एंटीबायोटिक जो है वो लेटर ऑन हम एडमिनिस्टर करेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। पहला तरीका है असेसमेंट, और वो किसके लिए? कॉम्प्लिकेशन के लिए। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, इंस्ट्रक्ट फॉर ए पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक पेशेंट को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, सॉरी सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस के लिए, एसएलई इसको बोलते हैं। एसएलई के लिए मरीज को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कौन सी इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड करेंगे ब्लड डिस्कैरियोसिस में, है ना। एसएलई के लिए आप मरीज को क्या कर रहे हो? इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन फॉर ए पेशेंट विद एसएलई शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट विच ब्लड डिस्कैरियोसिस। कौन सा ब्लड डिस्कैरियोसिस एसएलई के मरीज में देखने को मिलता है, ये आपको जवाब देना है। फर्स्ट ऑप्शन है ड्रेसलर सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है पॉलीसाइथीमिया, तीसरा एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और चौथा है वॉन विल्ब्रंट डिजीज। चार ऑप्शन दिए हुए, कनेक्शन करिएगा। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस बीमारी जो है वो एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसा बीमारी है? ऑटो इम्यून डिजीज है। और ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो उसके साथ में इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है उसके साथ में लिंक्ड रहता है हमेशा। कौन सा सिंड्रोम इनमें से? फटाफट से जवाब लिखिएगा। थोड़ा थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है, लेकिन इसका जवाब दिया जा सकता है। देखिएगा, अगर आप ड्रेसलर सिंड्रोम जवाब देते हैं तो ये तो खोता है, क्योंकि ड्रेसलर सिंड्रोम जो है वो पेरिकार्डाइटिस के अंदर होता है ना। जब मरीज को मायोकार्डियल इंफाक्शन होता है तो मायोकार्डियल इंफाक्शन के बाद में अगर मरीज को पेरिकार्डाइटिस हो जाए तो उसमें देखने को मिला है ड्रेसलर सिंड्रोम। तो ड्रेसलर सिंड्रोम का संबंध जो है वो किससे है? पेरिकार्डाइटिस से। जब मरीज को एमआई होता है उसके बाद में अगर पेरिकार्डाइटिस हो जाए तो ड्रेसलर सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। ये तो एमआई का कॉम्प्लिकेशन है। और मॉडरेट टू सीवियर एनीमिया जो है वो एसोसिएटेड होता है एसएलई के साथ में। तो पॉलीसाइथीमिया तो होने का सवाल ही नहीं बनता है। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है आरबीसी के नंबर का ज्यादा होना, जबकि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस वाले मरीज में तो एनीमिया देखने को मिलता है। तो बी आंसर भी यहाँ पे क्या हो गया? खोटा हो गया। और वॉन विल्ब्रेट डिजीज जो है वो हीमोफीलिया से संबंधित है। इस बीमारी का संबंध एसएलई से दूर दूर तक नहीं है। ये क्लोटिंग की मैकेनिज्म का डिफॉल्ट है और हीमोफीलिया से संबंधित बीमारी है। तो ये भी खोटा है। ए, बी और डी तीनों जब खोटे हो गए तो करेक्ट आंसर है सी, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है इसका लिंक
हमेशा रहता है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ में, जैसे एक SLE हो गया। इसके अलावा जो HIV के मरीज होते हैं उनमें भी एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है। तो इसका लिंक जो है वो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले मरीजों के अंदर देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सी, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, ए पेशेंट वाज गिवन मॉर्फिन फॉर पेन, दर्द का अंत तुरंत। बहुत ही अच्छी दवाई, सुंदर दवाई और उतना ही सुंदर क्वेश्चन है। मॉर्फिन दवाई दी दर्द के रिलीव के लिए, ही स्लीपिंग एंड हैज ए रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 4। देखिएगा साहब, आपने क्या खतरनाक सुलाया है उसको, सुलाया ही नहीं है, पूरा भेजने का इंतजाम कर दिया आपने। वो मरीज को आपने मॉर्फिन दिया दर्द को कम करने के लिए, तुरंत मरीज सो गया और रेस्पिरेटरी रेट कितनी हो गई, 4 हो गई। इफ एक्शन इज नॉट टेकन क्विकली, अगर हाथों हाथ आपने कोई एक्शन नहीं लिया, व्हाट रिएक्शन माइट ही हैव, है ना, अगर कोई हाथों हाथ एक्शन नहीं लिया तो उसको क्या रिएक्शन हो सकती है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जब आपने मरीज का इतना अच्छा इंतजाम यहाँ पे कर दिया है भेजने का। ऑप्शन है, एन अस्थमा अटैक हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, सीजर आ जाएगा, वॉकिंग अपॉन हिज ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है, बिल्कुल सही पहचाना और बहुत सही जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, खुश कर दिया साहब आपने। रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 4 है रेस्पिरेशन रेट, नॉर्मल कितनी होती है 12 to 20, 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट होनी चाहिए, और ये कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई है। मरीज सो रहा है, सोते सोते परमानेंट सो जाएगा। घर वाले कहेंगे साहब रात को मॉर्फिन लगाया था, दादाजी सोए थे, सुबह उठे ही नहीं बेचारे, उठेंगे कहाँ से, देखा ही नहीं दोबारा आपने, मॉर्फिन ने दादाजी के मोरिये बोला दिए। तो आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मॉर्फिन अगर मरीज को दे रहे हैं तो रेस्पिरेटरी रेट जरूर देखें, नहीं तो मरीज को क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा। ये दवाई जो है जब लार्ज क्वांटिटी में देते हैं तो ये रेस्पिरेटरी अरेस्ट का कारण बनती है। अस्थमा अटैक, सीजर और खुद से जग जाएंगे, ये कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है ना, कि खुद ही उठ जाएंगे, कुछ नहीं करना, ये गलत है। ए, सी और डी खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मरीज को यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, जब आपने मॉर्फिन दिया है और उसकी रेस्पिरेटरी रेट उस मॉर्फिन की वजह से कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये वो कंटेंट है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। और भगवान कृष्ण जब धरती पे आए थे तो क्या गए थे कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो सारथीपन दिखाएं, दूसरे लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड बने, उसकी खुशी का कारण बने, उनके फ्यूचर को ब्राइट बनाने में अपना कुछ न कुछ योगदान दे। और अगर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो रहा है मॉर्फिन की वजह से तो एंटीडोट भी दे। और एंटीडोट क्या देंगे, नेलोक्सोन और नेल्ट्रोक्सोन, नेलोक्सोन और नेल्ट्रोक्सोन, ये एंटीडोट भी देना होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सब चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच कराएं। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, एक नए एमसीक्यू सेशन के बाद, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ लॉजिकल और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।